जो पिछले सेशन था कल का, उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि लैंडिंग पेज होता है क्या है, उसकी बेसिक बेसिक डेफिनेशन, कितने टाइप के लैंडिंग पेज होते हैं, लैंडिंग पेज क्यों डिफरेंट होते हैं वेबसाइट से, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सभी चीज़ों की हमने कल की लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। जो डोमेन एंड होस्टिंग का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि वर्डप्रेस की वेबसाइट, वर्डप्रेस को कैसे सर्वर पे इंस्टॉल करता है, कैसे सब डोमेन क्रिएट करते हैं, कैसे सब डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, सब डोमेन पे कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, सब डायरेक्टरी पे कैसे करते हैं। वो सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं डोमेन एंड होस्टिंग और लैंडिंग पेज के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हम लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे वो करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर। और वर्डप्रेस के ऊपर एक बेसिक सा ओवरव्यू होता है डैशबोर्ड का। जैसे आप वर्डप्रेस के WP एडमिन में लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद तुमको ये सारी चीज़ें दिखाई जाएगी, वो इस टाइप से दिखाया जाएगा। एक जो बेसिक डैशबोर्ड होता है, आज की इस क्लास के अंदर हम केवल इस डैशबोर्ड के बारे में देखेंगे कि ये डैशबोर्ड होता क्या है, कैसे हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस के साथ। इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वर्डप्रेस होता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्यों यूजफुल होता है, कैसे स्टार्टिंग हुई, वो चीज़ बाद में होगी। अभी फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज के लिए इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस कंप्लीट डैशबोर्ड से क्या मतलब होता है और कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें काम करती है। तो सबसे पहले हम टॉप से स्टार्ट चलते हैं। यहाँ पे एक पहला आता है डब्लू करके। ये डब्लू का काम होता है, ये वर्डप्रेस के डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। यहाँ से आप वर्डप्रेस के डॉक्यूमेंटेशन, आप वर्डप्रेस को सीख सकते हैं, आप सपोर्ट या फीडबैक वगैरह इन पे यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये अपना कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता जब भी कभी हम लैंडिंग पेज या वेबसाइट का क्रिएशन का काम करते हैं। दूसरा पार्ट आता है ये। यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे या फिर विजिट साइट पे क्लिक करोगे तो ये आप अपनी वेबसाइट पे लेके चल जाएगा कि जैसे आपकी वेबसाइट किस टाइप की दिखाई दे रही है, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब आगे आता है, ये होता है एक रोटेशनल टाइप में बन रहा है। यानी रोटेशनल का मतलब होगा कि यहाँ पे अपडेट्स के बारे में बताएगा। अपडेट्स मतलब कि जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो जितने भी अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर थीम है या प्लगइन है या फिर खुद वर्डप्रेस का जो वर्जन होता है वो अपडेट होता है। तो वो उसके अपडेट बताएगा कि किस किस के अपडेट आ रहे हैं। जैसे प्लगइन है हमारे पास ऑल इन वन WP माइग्रेशन, तो इसका अभी जो हमने 6.77 इंस्टॉल किया हुआ है और अपडेट है उसका 7.88। तो ये चीज़ बताता है कि यहाँ से हम अपने प्लगइन और थीम का अपडेट करते हैं। वर्डप्रेस को हम एक फ़ोन की तरह लेके चलते हैं, तो हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है कि फ़ोन के भी अपडेट्स आते हैं कि आज उसका वर्जन 12 आ रहा है, कल उसका वर्जन, एक वीक बाद वर्जन 13 आ रहा है। इसी हिसाब से क्या होता है, वर्डप्रेस का भी वर्जन आता है कि आज वर्जन 1 आया, वर्जन 2 आया। अब फ़ोन के अंदर ऐप्स होते हैं, उनके भी अपडेट्स आते हैं। तो इसी हिसाब से क्या होता है कि वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स होते हैं जो अपने वर्जन को चेंज करते रहते हैं। सेम UI का जो पार्ट होता है जिसमें UI का इंटरफेस आता है, जैसे जो फंक्शनलिटी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर जो थीम होती है जो आप दिखते हैं वो भी नई नई अपडेट होती रहती है, उसमें कुछ चेंज होते रहते हैं। तो इसी हिसाब से इसमें भी थीम्स का काम होगा कि आपका कैसे दिखाई दे रहा है UI पार्ट। तो उनके भी अपडेट आते रहते हैं, थीम और प्लगइन्स के भी। अब यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन आता है। वर्डप्रेस के पास अपने पास मल्टीपल चीज़ें होती है, इसके अंदर आपको पोस्ट भी मिलेगी, मीडिया भी, पेज भी, यूजर भी। तो ये चारों का अलग अलग काम होता है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये एक शॉर्टकट की होता है। अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि इस प्लस के थ्रू हम शॉर्टकट की में एक नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक मीडिया को क्रिएट कर सकते हैं, एक पेज को क्रिएट कर सकते हैं, एक यूजर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे पोस्ट यहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी हम डायरेक्ट उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब डैशबोर्ड पे आप लॉग इन करोगे, इस पे जाओगे, फिर ऐड न्यू पोस्ट पे जाओगे, सिंपल आपको क्लिक करना है पोस्ट पे। अब यूजर पे जाने के लिए आप यहाँ पे जाओगे, ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करोगे, सिंपल यहाँ पे आना है न्यू पे, यूजर्स पे। ये आपको वेबसाइट के फ्रंट एंड पे भी दिखाई देता है कई बार जब आप लॉग इन होते हो। न्यू पे जाके सीधा यहीं से आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। आगे ये होस्टिंजर का पार्ट आता है। ये एक प्लगइन के थ्रू आता है। जब भी आपकी वेबसाइट होस्टिंजर पे होस्टेड होती है तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक इजी ऑनबोर्डिंग का प्लगइन देता है, ये उसके थ्रू आता है। इसको हम छोड़ते हैं, इतना काम का होता नहीं है। ये लाइट स्पीड कैचे होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये भी अपने इस प्लगइन के थ्रू आता है। यानी अभी के लिए हम कंप्लीट प्लगइन डायरेक्टरी को ब्लैंक कर रहे हैं, कुछ नहीं रखेंगे अभी के लिए। जो बेसिक आता है वो उसकी बात कर रहे हैं अभी फिलहाल।
तो यहाँ पे अब तुम देख सकते हो कि हमारे पास केवल न्यू तक है। अब न्यू तक यहाँ पे अपने को न्यू के अंदर पोस्ट, मीडिया, पेज, यूजर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब राइट साइड के अंदर आती है, ये तो होता है लेफ्ट साइड का टॉप बार। राइट साइड के अंदर यहाँ पे एक हाउडी info@amsolutions.com, यानी जो भी आपकी ईमेल आईडी, जो भी आपका यूजर नेम होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। सेम ये प्रोफाइल होती है, आप जीमेल की प्रोफाइल कंपेयर कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ की प्रोफाइल लगा सकते हो कि हमारी यहाँ पे एक पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट है जिसके अंदर आपकी ईमेल आईडी, आपका यूजर नेम, आपका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फोटो वगैरह, पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके अंदर जब हम दोबारा होवर करते हैं तो दूसरा ऑप्शन आता है। सर यहाँ एक चीज पूछना था सर। सर ये जो एडमिन की जीमेल आईडी या मतलब प्रोफेशनल आईडी जो है, ये चेंज हम कर सकते हैं सर कभी भी? ईमेल आईडी चेंज हो सकती है, यूजर नेम चेंज नहीं होगा। नहीं, जैसे अभी इस पे आप क्लिक कीजिए एक बार, इसमें मेल आईडी आप चेंज कर सकते हो, यूजर नेम चेंज नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे ये जी मेल यहाँ आईडी, पे एडमिन जी सर ये यूजर नेम का पार्ट है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, बल्कि ईमेल अच्छा, ये ये होती कभी है, नहीं चेंज होगा? ये चेंज कर सकते हो आप। ये कभी भी चेंज कर सकते हैं ईमेल आईडी? चेंज कर सकते हो, आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आएगा, जैसे उस कंफर्मेशन मेल पे एक्टिव करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगी। सर मेरे में बार बार ये ऑप्शन आया करता है कि मतलब इसका अपडेशन के लिए कुछ आता है। वो जब आप लॉगिन करते हो जब आता है, जी सर। वो उस टाइप का होता है, वो बताता है कि यदि ये ईमेल आईडी अभी भी चल रही है या नहीं चल रही है, आप अपडेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, वो उसके लिए आता है, उसमें कोई वो नहीं होता। तो उसमें हमने अपनी मेन ईमेल आईडी डाला है सर, तो उसको हम चेंज कर दें? मतलब जैसे जो काम कर रहे हैं उस काम वाली डाल दें उसमें? कोई से भी डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इस पे बस ये होता है कि जब भी कोई प्लगइन अपडेट आता है, कोई भी अटैक वगैरह होता है वेबसाइट पे, तो वो इन्फॉर्मेशन आती है आपके पास। ओके सर। आगे इसके अंदर एक लॉग आउट का ऑप्शन आता है यहाँ पे। जैसे आप लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो आप अपने जो WP एडमिन का पार्ट होता है उससे लॉग आउट होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि डोमेन एंड होस्टिंग के पार्ट में कि हम दो तरीके से लॉग इन कर सकते हैं। या तो अपने डोमेन के बाद हम सिंपल जस्ट यहाँ पे WP-admin लिख दें, एंटर करेंगे तो लॉगिन पेज पे ही आ जाएंगे सेम। अब इसके अंदर जो भी अपने क्रेडेंशियल जो हमने वहाँ पे सेट किए थे वो सेम क्रेडेंशियल हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम अपने क्रेडेंशियल को ऐड करेंगे तो सेम उसी हिसाब से अपना जो डैशबोर्ड का ओपन होता है वो ओपन हो जाएगा। तो ये थी टॉप बार, जिसके अंदर हमने देखा है कि यहाँ से हम साइट को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट को देख सकते हैं, यहाँ पे न्यू पोस्ट, मीडिया, पेज, यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं और डैशबोर्ड से लॉग आउट हो सकता है। आगे ऑप्शन आता है स्क्रीन ऑप्शन का। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, जब भी कभी भी आप काम कर रहे हैं आपके पास काफ़ी ऑप्शन दिखाई देते हैं, कोई ऑप्शन आपको हाइड करना है या कोई दिख नहीं रहा उसको शो करना है, तो उसके लिए होता है। अब जब आप इस डैशबोर्ड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही है। आपको वेलकम टू वर्डप्रेस, फिर उसके बाद ऑथर रिच कंटेंट, साइट हेल्थ, एट ए ग्लांस, एक्टिविटी, वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज, क्विक ड्राफ्टिंग, आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही है। अब आप कह रहे हो कि इनमें मेरे को कुछ काम की चीज़ें कुछ नहीं है, मैं इन सबको हटाना चाहता हूँ, मैं इस डैशबोर्ड को ब्लैंक रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए अपना स्क्रीन ऑप्शन यूज होगा। इसके अंदर जितने भी तुमको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनको जिसको आप अनचेक करते जाओगे तो अपना डैशबोर्ड पूरा क्लीन हो जाएगा। अब जैसे मेरे को दिखाना है कि केवल मैं एक क्विक ड्राफ्ट यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो क्विक ड्राफ्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो आ जाएगा। वेलकम पे मैं क्लिक करूँगा तो वेलकम की विंडो आ जाएगी। तो इस हिसाब से जो फ्रंट हेल्थ स्टेटस है, जो ये ओवरव्यू था डैशबोर्ड का, तो ये ओवरव्यू होता है, जिसको आप चेक करोगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, बाकी चीज़ें हट जाएगी। अब हम लेफ्ट साइड पे आते हैं। लेफ्ट साइड के अंदर तुमको यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। पहला डैशबोर्ड के अंदर तुम होम पे क्लिक करोगे तो ये होम, इससे ये जो फ्रंट का पार्ट होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आती है वो चीज़ दिखती है। अपडेट्स के अंदर तुम सेम मॉनिटर कर सकते हो कि मेरे में किस किस चीज़ के अपडेट्स आ रहे हैं, कौन कौन से प्लगइन, कौन कौन सा थीम्स, और वर्डप्रेस का वर्जन का भी अपडेट्स यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होता है। अगला आता है पोस्ट। पोस्ट का काम होता है कि जितने भी तुम्हारी पोस्ट क्रिएटेड होती है वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होती है।
अब इसके अंदर पोस्ट के अंदर तुम जब भी कभी भी एक ब्लॉग पोस्ट होती है, जैसे कोई भी एक इंफॉर्मेशनल टिप्स कोई जो देना चाहते हो कि टॉप 5 प्लेस इन दिल्ली, टॉप 5 प्लेस इन गुड़गांव, इस हिसाब से कुछ भी आप अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो वहाँ पे पोस्ट में क्रिएट करते हैं हमेशा। जब कभी भी कंपनी का पेज या फिर अबाउट अस पेज या फिर किसी सर्विस का पेज क्रिएट कर रहे हो तो हमेशा वो पेजेस के अंदर क्रिएट होता है। पोस्ट को आप सर ये कैटेगराइज जो कर है सकते हैं। हेलो वर्ल्ड का जो पेज पोस्ट है इसको डिलीट कर सकते हैं? बताएंगे अभी, डेटो तो सब बता देंगे, वो तुम्हारी क्वेरी रिजोल्व कर देंगे इसी वीडियो के अंदर। वो हाँ हाँ सर बिल्कुल। क्या है, जब यहाँ पे पोस्ट होती है, पोस्ट और पेज दो चीज़ आती है, एक होता है पोस्ट, दूसरी होती है पेज। तो पेज के पोस्ट के अंदर तुम कैटेगराइज कर सकते हो, यानी पोस्ट को आप कैटेगरी के हिसाब से अरेंज कर सकते हो कि मैं हेल्थ की अलग कैटेगरी डिफाइन कर सकता हूँ, मैं फिटनेस की अलग कर सकता हूँ, मैं लाइफ स्टाइल की अलग कर सकता हूँ। बट पेज को तुम कैटेगराइज नहीं कर सकते। पेज एक ही टाइप का पेज होगा, या चाहिए अबाउट अस का हो, कॉन्टेक्ट अस का हो, वो उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का क्रिएट करना चाह रहे हो। पोस्ट को आप टैग्स की फॉर्मेट में रख सकते हो। पोस्ट के अंदर जैसे इंस्टा के अंदर हैशटैग लगाता है, हैशटैग फिटनेस, हैशटैग लाइफ, हैशटैग स्टाइल, उसी हिसाब से पोस्ट के अंदर भी हम मल्टीपल टैग्स लगा सकते हैं, लेकिन पेज के अंदर हम टैग्स नहीं लगा सकते। तो ये तो कॉमन सा डिफरेंस होता है। बट पोस्ट का हम जब यूज करते हैं, जब भी कोई भी अपने इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं तो उन सभी चीज़ों के लिए हम वहाँ पे पोस्ट का यूज़ करते हैं। अब कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे, क्या ये एक डैशबोर्ड क्या होता है वो देखते हैं आप। ऑल पोस्ट पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे एक जितने भी आपने आज तक जितनी भी इंफॉर्मेशनल पोस्ट है, किसी टाइप की भी पोस्ट क्रिएट की हुई है, वो सारी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगी इस पोर्शन के अंदर। और दूसरी जो चीज़ आती है, यहाँ से आप एक्शन के ऑप्शन आते हैं कि इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मूव टू टेरेस का मतलब होता है इसमें डिलीट। जैसे आप मूव टू सेलेक्ट करके मूव टू टेरेस पे करोगे तो डिलीट हो जाएगा। ये ऑल डेट आती है, ऑल डेट यानी जनवरी फरवरी कौन सी डेट में आपका पब्लिश हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन आता है कैटेगरी का। आप अपनी पोस्ट को कैटेगरी कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो। तो वहाँ पे जैसे आपके पास यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी क्रिएट करोगे उसकी अलग अलग पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अनकैटेगराइज के अंदर जितनी पोस्ट, अभी ये कैटेगरी किसकी, इसकी अनकैटेगराइज। अनकैटेगराइज सेलेक्ट किया तो अनकैटेगराइज की सारी पोस्ट दिखाई देगी। तो ये कुछ फिल्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आप अपनी जितने भी आज तक आपने पोस्ट को पब्लिश किया है वो सारी पोस्ट को आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे इस पर एंटर करोगे, पोस्ट का नाम डाल के सर्च पोस्ट क्रिएट करोगे तो जितने भी यहाँ पे होगी वो आ जाएगी। जैसे कोई भी नाम डालता हूँ मैं डी, तो यहाँ पे नो पोस्ट फाउंड कोई भी नहीं है, यानी आपके पास कोई बल्क में पोस्ट है तो यहाँ पे आके आप सर्च कर सकते हो। अब ये आता है मेन पार्ट। इसके अंदर यहाँ से भी आप स्क्रीन ऑप्शन के अंदर जाओगे तो मैनेज कर सकते हो मेरे को क्या क्या देखना है। मेरे को टैक्स नहीं देखने तो टैक्स मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, मेरे को कमेंट नहीं देखनी तो कमेंट हटा सकता हूँ। तो अपने हिसाब से हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। पैजिनेशन का ऑप्शन आता है। पैजिनेशन कहता है कि नंबर ऑफ आइटम पर पेज, कि आपको ये जो पोस्ट दिखाई दे रही है कितनी पोस्ट आप देखना चाहते हैं। अभी 20 है, इसको आप 2 भी कर सकते हो, इसको आप 1 भी कर सकते हो, इसको आप 5 भी कर सकते हैं इस पर पेज के ऊपर। ठीक है, इसमें 2 मोड आते हैं, एक आता है कम्पैक्ट, एक आता है एक्सटेंडेड। तो दोनों का काम सही होता है। बस एक्सटेंडेड के अंदर आपके पास डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा ऐड हो जाता है, और कम्पैक्ट के अंदर आपका छोटा सा वो पार्ट है, वो टाइटल वगैरह के साथ चलता है। जहाँ पे टाइटल है बाकी चीज़ें सेम हो गए। अब देखिए हेलो वर्ल्ड की पोस्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। जब भी कभी भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो तो हमेशा ये हेलो वर्ल्ड की पोस्ट आती है। अब इसको डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट करने के लिए सिंपल ट्रैश पे हम क्लिक करेंगे, और ट्रैश पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से ट्रैश के अंदर से भी इसको डिलीट कर देंगे। अब ये पर्टिकुलर पोस्ट हेलो वर्ल्ड की है, वो मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट से परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब पोस्ट के अंदर हम आते हैं तो अभी ब्लैंक दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। अब हम इसके अंदर एक नई पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे कि नई पोस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ से भी ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा होता है कि यहाँ से ऐड न्यू पोस्ट क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐड न्यू पोस्ट पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इस टाइप का एडिटर आता है। इस एडिटर को हम कहते हैं गुटनबर्ग एडिटर। इस जो पर्टिकुलर ये एडिटर अभी ओपन हो रहा है इसको हम कहेंगे गुटनबर्ग एडिटर। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करने के लिए एक बिगनर के लिए, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे आप टाइटल ऐड करोगे, फिर प्लस करके यहाँ पे आप एलिमेंट ऐड करोगे, जैसे हेडिंग ऐड करनी है, फिर यहाँ से आप चेंज करोगे,
ये बोल्ड वगैरह, तो मतलब थोड़ा एक डिफ़िकल्ट लेवल पे होता है गुटेनबर्ग एडिटर। इसके थ्रू आप अपने वेबसाइट के पेज भी क्रिएट कर सकते हो, एज ए पेज बिल्डर भी इसको यूज कर सकते हो। तो इनिशियल लेवल पे जब आप कभी भी वर्डप्रेस के साथ काम कर रहे हैं पोस्ट के अंदर, तो आप ट्राई करें कि उसका क्लासिक एडिटर यूज कर ले। आपको क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन्स के अंदर जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लासिक एडिटर आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट आप क्लासिक एडिटर को यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैं क्लासिक एडिटर पे इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इंस्टॉल होके एक्टिवेट हो जाएगा। इंस्टॉल होके एक्टिवेट हो गया। तो अब यहाँ पे जो मेरा पोस्ट का लेआउट था ये गुटेनबर्ग एडिटर में है अभी फ़िलहाल। अब इसको जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरा लेआउट चेंज होके किस पे आ जाएगा, क्लासिक एडिटर के ऊपर। ये ईजी होता है मैनेज करने के लिए और उसको वर्क करने के लिए भी। अब इसके अंदर हम कंप्लीट ब्लॉग ऐड करना सीखेंगे, कैसे हम ब्लॉग करते हैं। 3 पोस्ट हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं अभी। हेलो हाँ बताओ सर, यही वाली चीज एक बार फिर से बताइए, ये जो अभी किया आपने। एक मिनट, देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर मैं गया, डीएक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे तुमको ऑप्शन दिख रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आता है। इस टाइप के एडिटर को हम कहते हैं गुटेनबर्ग एडिटर। ये डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करने के लिए, ऑप्टिमाइज कंटेंट वगैरह करने के लिए। अब इसको मैनेज करने के लिए इनिशियल टाइम पे जब हम वर्डप्रेस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्लासिक एडिटर ही आता था कंटेंट वगैरह को ऐड करने के लिए, पोस्ट वगैरह को ऐड करने के लिए। फिर वहाँ पे गुटेनबर्ग एडिटर की एडिशन हुआ ताकि वहाँ से हम पेज भी क्रिएट कर सके कंप्लीट। यहाँ से आप अपने कंप्लीट पेज को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कोड भी ऐड कर सकते हैं, परफॉर्मेटिव टेबल वगैरह सब कुछ आप ऐड कर सकते हो इस एडिटर के थ्रू। यदि आपका इसमें हैंड ऑन एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है तो वो भी बेटर होता। पहले एक बार मैं इसी में पोस्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ, एक इसमें एक 2 उसमें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर से मैं 2-3 जस्ट रैंडम पोस्ट ले रहा हूँ अभी के लिए। मान लीजिए ये कंटेंट है, ठीक है। अब मेरे को एक एक ये कॉपी नहीं हो सकती यहाँ पे। जिसमें इस ब्लॉक को ले रहा हूँ, इस ब्लॉक को मैं अपने कहाँ पे पेस्ट करूँगा, एक यहाँ पे मैं पोस्ट क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। तो हम स्टार्टिंग जर्नी कहाँ से होगी अपनी, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे। इसके अंदर आने के बाद ये होता है अपना पोस्ट का टाइटल, जो पहले चीज़ होती है। सबसे पहले जब भी आप कभी भी नेट पे देखते हो तो टाइटल आता है, टॉप 5 प्लेस इन दिल्ली, ये टाइटल होगा। सबसे पहले हम टाइटल को कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे आके इस टाइटल को पेस्ट कर देंगे। तो अपना पोस्ट का टाइटल हो गया, वो फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास सिंपल एक छोटा सा कंटेंट है, एक पैराग्राफ टाइप में, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं पैराग्राफ टाइप में यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो पैराग्राफ को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और मेरा पैराग्राफ यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मैं पेस्ट कर दूँगा। ये जो ब्लॉक आ रहे हैं फालतू के ब्लॉक है, इनको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करके 3 डॉट के थ्रू भी डिलीट कर सकते हो आप यहाँ पे नीचे आके, या फिर सेलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन भी दबा सकते हो कीबोर्ड के अंदर। तो मैंने यहाँ पे पहले एक टाइटल ऐड कर दिया, उसके बाद एक छोटा सा जो कंटेंट था वो ऐड कर दिया। अब उसके बाद ये मेरी हेडिंग आती है, इस हेडिंग को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक हेडिंग का मैं ऐड कर दूंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो ये पार्ट होता है, जो सबसे पहली हेडिंग होती है, वो हमेशा H1 के अंदर होती है वर्डप्रेस के अंदर। जब भी कभी भी हम पोस्ट का काम क्रिएट करते हैं, पेज का करते हैं, तो एक पेज के अंदर, एक पोस्ट के अंदर हमेशा एक H1 हेडिंग यूज करना। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल H1 हेडिंग को यूज कर रहे हो। पोस्ट के अंदर हमेशा एक H1 हेडिंग को यूज करना, उसके बाद की H2 आ जाएगी, फिर H3 आ जाएगी, फिर H4 आ जाएगी। तो इस हिसाब से अपने को सीक्वेंस मेंटेन करके रखना है। अब ये कंटेंट है, इस कंटेंट को मैं कॉपी करूँगा। सेम मेरे को किस में चाहिए, पैराग्राफ के अंदर। यहाँ से मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा और पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब ये कंटेंट बोल्ड है, इसको मेरे को अनबोल्ड करना है। तो सिंपल इसको मेरे को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे बी नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको मैं हटा के बोल्ड या अनबोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे को इतने को ही करना है तो इतने को सिलेक्ट करना है, बोल्ड कर देना। ऑनलाइन विजिबिलिटी को करना है,
सेलेक्ट करना, बोल्ड कर देना। अब आगे आता है द रिजल्ट का ऑप्शन आता है, ये अपनी हेडिंग है। अब हमने H1 हेडिंग अपनी टाइटल की तो बाय डिफ़ॉल्ट आती है, H2 हेडिंग हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। अब हम तीसरी जो हेडिंग यूज करेंगे दैट इज़ द H3। अब तुमको यहाँ पे दिख रही है कि ये हेडिंग कौन सी है, H2। अब इसको हम इस पर क्लिक करके H3 हेडिंग में सेलेक्ट कर लेंगे, तो अब ये हेडिंग हमारी कौन सी होगी, H3। सो बेसिकली जो HTML का जो चैप्टर होता है उसके अंदर अपनी हेडिंग यूज होती है H1 से लेके H6 तक। H1 सबसे बड़ी होती है, H2 उससे छोटी होती है, H3 उससे छोटी होती है, H4 उससे छोटी होती है। ठीक है, अब रिजल्ट के बाद क्या कंटेंट आ रहा है अपना यहाँ पे, ये कंटेंट। इस कंटेंट को पूरे को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे, तो ये अपना कंटेंट पैराग्राफ भी ऐड हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद ये एक फ़ोटो आ रही है, इस फोटो को हम ओपन इमेज इन न्यू टैब सेव करते हैं और यहाँ पे हम एक फ़ोटो ऐड करनी है, तो फ़ोटो ऐड करने के लिए सिंपल प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी जो फ़ोटो हमने सेव करी थी उसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ये मेरी फ़ोटो क्या हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है। अब अपना काम होगा कि उसको मॉनिटर करने का। आप इसको अलाइन कर सकते हैं कि बड़ी विड्थ में कर सकते हैं, आप इसको फुल विड्थ में कर सकते हैं, आप इसको लेफ़्ट में कर सकते हैं, लाइन सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको सूटेबल लग रहा है कि डिज़ाइन में फिट बैठ रही है उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। ये आपका ड्यू टोन होता है, जो कलर जो चेंज कर सकते हो आप फ़ोटो का, वो इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिंक आती है कि फ़ोटो पे जब भी कोई क्लिक करे तो एक वो अलग लिंक पे जाए, तो वो लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये अपना क्या ये टेक्स्ट ऐड कर सकते हो आप फ़ोटो के ऊपर, यहाँ पे कोई भी एक जो होता है कि बैकग्राउंड में इमेज ऐड करनी है और फ्रंट एंड में आपकी कुछ इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है। ठीक है, तो ये फ़ोटो पे कुछ आप अपने हिसाब से फ़िल्टर ऐड कर सकते हो। अब इसकी फुल हाइट, कम हाइट और इसको जूम वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं, जो टेक्स्ट ब्लॉक वगैरह है। फ़ोटो को आप यहाँ से ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं आप फ़ोटो को। और यहाँ पे आप आके कॉलम्स के अंदर, डिटेल्स के अंदर, इन सब ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हैं कि जस्टिफिकेशन कहाँ पे करना है, कॉलम की विड्थ कितनी रखनी है, जैसे 20 पिक्सल रखनी है, 50 पिक्सल रखनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लेफ्ट में आके कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से इसमें मल्टीपल एक्शन होते हैं हर चीज़ के ऊपर। आप हेडिंग के ऊपर भी जाओगे तो इसको भी आप पकड़ के यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये होता है जैसे मैक्सिमम वाइट विड्थ करनी है, फुल विड्थ करनी है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, लिंक ऐड करनी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो हम कहाँ तक आ चुके हैं, इंप्रेशन का पार्ट हो चुका है, फ़ोटो अपने को ऐड करनी है। तो नॉर्मल फ़ोटो के लिए सिंपल प्लस पे क्लिक करना, इमेज पे क्लिक करना और अपलोड कर देना फाइल को। एक नया सेक्शन ले लेते हैं हम यहाँ पे, जिससे प्लस पे क्लिक करना, इमेज पे क्लिक करना, अपलोड पे क्लिक करना, जो भी आप फोटो अपलोड करोगे वो यहाँ पे आ जाएगी। दूसरा पार्ट आता है कि आपकी इमेज जो पहले से अपलोडेड है उसको कैसे आप सेलेक्ट करोगे। इमेज के अंदर जाओगे, मीडिया लाइब्रेरी का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ये 2 फोटो मेरी पहले से अपलोडेड है तो कोई सी भी फ़ोटो को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो ये दोनों वे होते हैं कि हम कैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने मीडिया के अंदर अपलोड कर चुके हैं उसको कैसे यूज़ करेंगे। फिर हेलो हाँ सर, एक बार इमेज फिर से बता दीजिए कैसे लगाते हैं सर। एक बार इसमें वीडियो देखनी पड़ेगी, एक बार दोबारा ना तुमको पोस्ट क्रिएट करते टाइम। बाकी जब तुम प्लस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन दिखा दिए जाते हैं। यहाँ पे नीचे ब्राउज ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी तुम सारे एलिमेंट को चूज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है कि यहाँ से नहीं करना चाहते तो प्लस, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन पे क्लिक करके सारे को देख सकते हो। तुमको इमेज ऐड करनी है तो यहाँ पे सर्च के अंदर इमेज लिखना है। तुमको लिस्ट ऐड करनी है तो यहाँ पे आके तुम लिस्ट ऐड कर सकते हो, लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी चीज़ चाहिए बस तुमको क्लिक करना, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब लिस्ट तुमको क्रिएट करनी है तो लिस्ट के अंदर तुम यहाँ पे आओगे, जितनी भी लिस्ट आप चाहिए वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है सर। अब फोटो का था, फोटो भी तुम सेम उसी वे में कर सकते हो। इसको हम डिलीट कर देते एक बार। प्लस इस पे जाओगे, प्लस के आइकॉन पे, तो यहाँ पे तुमको जस्ट इमेज को सर्च करना है। जैसे तुम इमेज को सर्च करोगे तो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। 2 ऑप्शन आता है, एक तो कि आपने वर्डप्रेस के ऊपर पहले से वो फोटो को अपलोड कर लिया, उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे। दूसरा आता है कि नॉर्मल लैपटॉप से कैसे अपलोड करोगे। लैपटॉप से अपलोड करने के लिए अपलोड पे क्लिक करना है, फ़ोटो को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है। और दूसरा होता है मीडिया लाइब्रेरी, जो पहले से अपलोड कर लिया उसको सिलेक्ट करना है, कोई सी भी फ़ोटो होती है और सिलेक्ट पे क्लिक करके उसको वहाँ पे आ जाएगा। ओके ठीक है।
बाकी जब तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, एक दो बार तुम पोस्ट क्रिएट करोगे, टाइम लगेगा, दोबारा वीडियो देख लेना है, फिर वैसे प्रैक्टिस करते जी रहना तो हो जाएगी वो चीज़। अब हमने फ़ोटो ऐड कर ली, फ़ोटो के बाद एक हेडिंग आ रही है वर्ड फिट हिट। अब हम कौन सी हेडिंग यूज कर चुके हैं? H1 यहाँ पे यूज करी है, H2 यहाँ पे यूज करी है, H3 यहाँ पे यूज करी है। अब कौन सी बारी है? H4 की। ऐसा नहीं होता कि आपको सीक्वेंस में चलना होता है। आप एक H1 रखिए, दो H2 रख लीजिए, लेकिन ज़्यादा H2 मत रखिए। जब भी हम कभी भी एक पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि स्टार्टिंग में H1 हेडिंग यूज करती जाती है, फिर उसके बाद H2, H3, H4, H5, H6, इस सीक्वेंस में अपने को H6 तक लेके आना है। ठीक है। और यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आप हेडिंग ऐड करोगे। आपको क्या ऐड करनी है? हेडिंग। तो सिंपल यहाँ पे सर्च करके हेडिंग ले सकते हो। तो हेडिंग यहीं पे दिख रहा है, तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये मान लीजिए इसको हमने कर दिया H4 के अंदर। अब इसका जो कंटेंट है ये वाला, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये कंटेंट अपना हो चुका है। गुटनबर्ग के अंदर आपको हर बार एलिमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं होती। आपको हेडिंग वगैरह लगानी, कुछ भी लगानी है तो यहाँ पे जस्ट आके क्लिक कर सकते हो। और पैराग्राफ पे क्लिक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हो हेडिंग के अंदर। आप इसको लिस्ट के अंदर चेंज कर सकते हो, आप इसको क्वाड के अंदर चेंज कर सकते हो। यहीं से आके आप इसको अलग अलग फॉर्मेट के अंदर, मतलब जो चेंज होती है चेंजिंग कर सकते हो, कॉलम के अंदर, डिटेल्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर। ठीक है। अब अपना क्या है, यहाँ पे एक दूसरी हेडिंग है रेडी टू इम्प्रूव। ये हम एक कॉल टू एक्शन बटन दे रहे हैं। हर पोस्ट के नीचे आप एक CTA बटन का ऐड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास कांटेक्ट करें। अब इसके अंदर मेरे को हेडिंग ऐड करना, तो हेडिंग पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं हेडिंग पेस्ट कर दूंगा। H4 तक मैं ले चुका हूँ। अब मैं कौन सी हेडिंग लूँगा? यहाँ पे H5 की। H5 यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ली। तुमको लग रहा है कि डिज़ाइन कम लग, साइज़ कम लग रहा है हेडिंग का, तो इसको तुम H4 भी कर सकते हो। बस मेन ये रखना होता है कि अपने को जो एक H1 रखती है, आपको कभी भी यहाँ से लेके ये जो कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, आपको कभी भी H1 का यूज नहीं करना है दोबारा। H1 आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो टाइटल के अंदर होता है। यहाँ पे एक पेज के अंदर एक H1 रखना है। अब आपको आगे क्या करना है, इसके अंदर ये कंटेंट अपना बचा है, हम इस कंटेंट को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने कंटेंट पूरा, जितना भी कंटेंट था वो सारा कंटेंट हमने यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। अब देखिए सब वो बॉल्ड वगैरह का जो होता है इससे ऊपर चला जाता है, ईमेल नीचे ऊपर चली गई, फ़ोन नीचे आ गया, ईमेल इससे फिर नीचे आ जाएगी। पकड़ के आप इसको यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हो तो ईमेल यहाँ पे आ जाती है। इसको पकड़ के फिर आप नीचे लेके जा सकते हो। तो ये सारी प्रैक्टिसिंग के थ्रू आपके पास आती रहेगी। अब ये वाला पार्ट है, इसमें मान लीजिए कोई क्लिक करे तो ईमेल खुलनी चाहिए, तो उसको कैसे करेंगे? जस्ट आपको इसको सेलेक्ट करना है, जिस भी एलिमेंट के ऊपर आप लिंक ऐड करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करना है। ये लिंक का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और ये लिंक यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है। आप इस पर्टिकुलर URL को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ईमेल पे कभी भी कोई क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली ईमेल बॉक्स ओपन हो जाए, तो उसके लिए हमेशा यूज़ करते हैं मेल टू। और जब फ़ोन नंबर पे कोई क्लिक करता है तो फ़ोन नंबर डायल हो जाए, उसके लिए यूज़ करते हैं TEL ::। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरे इस नंबर रिपोर्ट के इसके ऊपर, मान लीजिए गेट ए फ्री SEO ऑडिट रिपोर्ट पे कोई क्लिक करे तो मेरी इस वेबसाइट पे चला जाए, इस URL पे। तो इस URL को मेरे को कॉपी करना है और यहाँ पे लिंक पे जाना है, यहाँ पे मेरे को लिंक पेस्ट कर देनी है और यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो ये मेरी लिंक ऐड हो चुकी है। ठीक है। अब ये तो अपना पोस्ट का जितना भी कंटेंट होता है वो यहाँ पे हमने ऐड कर चुके हैं। अब हम दूसरा यहाँ पे पार्ट देखते हैं। ये तो यहाँ से जैसे इसका एक ओवरव्यू दिखाता हूँ कंप्लीट। प्लस के थ्रू तो आप सारे एलिमेंट को पिक कर सकते हो जिसको भी आपको करना है। आप कैलेंडर ऐड करना चाहते हो तो कैलेंडर ऐड हो जाएगा। आप कस्टम HTML ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हो। तो जो भी आप चाहे, जो भी एलिमेंट आपको चाहिए वो सारे एलिमेंट आप यहाँ पे आके ऐड कर सकते हो। आपको YouTube की वीडियो ऐड करनी है तो वीडियो ऐड कर लीजिए। URL से यहाँ पे जस्ट आपको ऐड करनी है URL, वो वहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब इसके अंदर यहाँ पे तो ये पार्ट होता है, ये एक एडिट का आता है, ये सिलेक्ट का आता है। सिलेक्ट का तुम कोई भी एक एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो जिसको भी करना चाहते हो। ये इसका कोई काम होता नहीं यूज वगैरह। ठीक है। जैसे इस पर आपने क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब
ये टूल्स का अपना इतना काम नहीं आता, बस केवल ये इस पे काम करता है, ये सिलेक्ट करके अपने को यहाँ पे पेस्ट करना होता है। ये पार्ट होता है अंडो का, कोई भी आपने काम किया उसको वापस हटाने का। ये होता है रीडो, जो आपने जो MS उसमें भी होता है, वर्ड वगैरह में भी कोई गलत चीज़ होगी तो उसको कंट्रोल Z करके वापस ले सकते हो। ये आपको डॉक्यूमेंट ओवरव्यू होता है, इसमें दिखाता है कि आपने कैसे कैसे यूज किया हुआ है। जैसे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे पैराग्राफ यूज किया हुआ है, फिर हेडिंग यूज की हुई है, फिर पैराग्राफ है, फिर पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ। तो जितना भी आपने एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया, एक पोस्ट को ऐड किया, तो वो सारी लेआउट आपको यहाँ पे दिखाता है। ये लिस्ट व्यू के अंदर आता है। दूसरा पार्ट होता है आउटलाइन के अंदर, ये दिखाता है कैसे आपने उसको रिप्रेजेंट किया है, कितने आपके टोटल कैरेक्टर्स हैं, कितने टोटल वर्ड्स है, कितना टाइम लगेगा पढ़ने के लिए एक यूजर्स को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है। आपने कैसे यूज किया, सबसे पहले आपने H2 यूज करी, फिर H3 यूज करी, H4 यूज की, फिर आपने H5 यूज की। तो ये अपना कंप्लीट बता रहा है, ठीक है, ये आउटलाइन बताता है। जब इस पर आप क्लिक करते हो तो ये यहाँ पे दिखाता है कि आपका ये पर्टिकुलर पेज है, इसके पहले एक पोस्ट ऐड कर सकते हो, ग्रुप ऐड कर सकते हो, इसका भी कोई काम नहीं होता। अपने को जस्ट कंटेंट ऐड करना, प्लस का ऐड करना, और यहाँ पे आप आओगे डेस्कटॉप के ऊपर, तो यहाँ से आप अपना वो कर सकते हो। इसको डेस्कटॉप के अंदर देख सकते हो, इसको मोबाइल में देख सकते हो कैसे दिखाई देगी, टैबलेट के मोबाइल के अंदर देख सकते हो, और यहाँ से टैबलेट के अंदर देख सकते हो कि टैबलेट पे कैसी पोस्ट दिखाई देगी, मोबाइल के अंदर कैसे दिखाई देगी। तो इस वे में आप अपनी जो पोस्ट होती है उस पोस्ट का रेस्पॉन्सिव सही कर सकते हो कि मेरी पोस्ट तीनों फॉर्मेट में अच्छी दिखाई दे, टैबलेट में भी, डेस्कटॉप में भी, मोबाइल के अंदर भी, ठीक है। अब ये होता है सेव ड्राफ्ट, तो ये यहाँ से मतलब पोस्ट अपनी सेव हो जाती है। अब इसको हम वापस से डेस्कटॉप पे क्लिक कर देते तो डेस्कटॉप पे आ जाएगी। अब प्रीव्यू इन न्यू टैब है, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो जो ये आप पोस्ट आपने यहाँ पे क्रिएट करी है, ये पोस्ट आपको दिखाई देगी फ्रंट एंड के ऊपर, कि फ्रंट एंड पे ये पोस्ट आपको कैसे दिखाई देगी। अब इसके अंदर यहाँ पे एक साइड बार का ऑप्शन आता है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ये पोस्ट के रिलेटेड कोई भी जो सेटिंग वगैरह होती है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है पोस्ट का ऑप्शन, दूसरा आता है ब्लॉक का ऑप्शन। पोस्ट का ऑप्शन तो ये कंप्लीट पोस्ट की सेटिंग के लिए काम आएगा, और जो ब्लॉक का ऑप्शन है वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए आएगा। जैसे मान लीजिए आपको ये टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट, इस पर आपने क्लिक किया तो आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी यहाँ पे रखना चाहते हो। आप इस पर्टिकुलर ब्लॉक का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, इसका साइज आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए काम होता है। एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके उस पर जो आप CSS जो आप फिल्टर टाइप होता है, CSS प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। पोस्ट का क्या काम आता है, पोस्ट इसको मैं एक बार हटा देता। पोस्ट का काम आता है यहाँ पे, सबसे पहले एक आती है फीचर्ड इमेज। जब भी कभी भी आप एक पोस्ट ओपन करते हो तो सबसे पहले जो इमेज दिखाई जाती है वो होती है फीचर्ड इमेज, जो टॉप पे दिखाई जाती है। इनमें तुमको दिखेगी नहीं, एक मिनट, ब्लॉग्स, मतलब जैसे तुमको यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और ये जो फोटो आ रही है फ्रंट एंड पे जो आपको फोटो रिफ्लेक्टेड हो रही है, ये होती है फ्यूचर्ड इमेज। तो फ्यूचर्ड इमेज आपकी जो पोस्ट होती है उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है कि आपकी जो भी कंप्लीट पोस्ट है वो क्या बताना चाह रही है, वो क्या मैसेज देना चाहती है। तो उस हिसाब की फ्यूचर पोस्ट को क्रिएट कर लीजिए। अभी के लिए हम यहाँ पे फ्यूचर्ड इमेज को, यही वाली इमेज को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसको हमको सिलेक्ट करना और साइड फ्यूचर्ड इमेज पे क्लिक करना, तो ये फ्यूचर्ड इमेज अपनी यहाँ पे लग जाएगी। एक बार जो हमने फ्यूचर्ड इमेज को लगा दी, उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव पे क्लिक करके। उसको हम दोबारा से दूसरी फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। रिप्लेस का ऑप्शन आता है, यहीं से बिना रिमूव करे हम उसमें दूसरी फ्यूचर्ड इमेज को ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये आता है ऐड एन एक्सपर्ट। इसका मतलब क्या होता है, ये जो कंटेंट का जो पार्ट होता है, ये कंटेंट का पार्ट आपको दिखाया जाता है यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, जैसे HTML एलिमेंट आर रिटर्न विद स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। ये जितने भी इंफॉर्मेशन होती है सारी क्या होती है, एक्सपर्ट के थ्रू होती है, एक्सक्रिप्ट के क्या बोलते हैं इसको, तो उसके थ्रू आती है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करोगे तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फ्रंट एंड के ऊपर दिखाई दी जाएगी छोटे अक्षरों में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, यानी कोई भी आपके ब्लॉग स्पीच को देख रहा है तो वो पहले टाइटल पढ़ेगा, टाइटल पढ़ने के बाद फिर वो ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पढ़ के फिर उस पूरे ब्लॉग पोस्ट को वहाँ पे देखेगा।
तो यहाँ से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे आपने एक छोटा सा पार्ट लिख दिया कि यहाँ पे इज एसेंशियल फॉर बिजनेस सक्सेस टुडे, इतना पार्ट आपने किसके अंदर लिख दिया, यहाँ पे आपने गए आप यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने कंटेंट का छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिख दिया। अब जब भी कभी भी हमारी जो ये पोस्ट एक कंप्लीट पोस्ट के पेज पे दिखाई दी जाएगी तो वहाँ पे ये कंटेंट सबसे पहले दिखाई दिया जाएगा टाइटल के बाद। ये स्टेटस आता है, इसके अंदर 3 स्टेटस होते हैं, 5 मेनली। तो जैसे हम काम करते हैं, एक होता है ड्राफ्ट जिसको हम काम करके अभी पब्लिश नहीं किया है, दूसरा यहाँ पे आता है पब्लिश जो आज हमने पब्लिश कर दिया, तीसरा हम जो यूज करते हैं दैट इज शेड्यूल की आज 22 जनवरी है तो हम 25 जनवरी की पोस्ट को यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। बाकी 2 चीज़ अलग से आती है, पेंडिंग और प्राइवेट। इन दोनों का मतलब होता है कि प्राइवेट केवल आपको दिखाई दी जाएगी और पेंडिंग का मतलब होता है कि जब भी इसको पब्लिश करने से पहले रिव्यू दिया जाएगा। कि जैसे अब क्या होता है कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट है, उसके अंदर आपने किसी को हायर कर लिया, वो पोस्ट लिख रहा है, तो सबसे पहले वो पेंडिंग रिव्यू में उसको डाल देगा, तो जो एडमिन होगा उसको रिव्यू करके वेरीफाई करके जब वो पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब आप कभी भी काम कर रहे हो, आप उस पर काम करते जा रहे हो, अभी पोस्ट टोटली कम्प्लीटली पब्लिश नहीं हुई है, तब तक हम उसको ड्राफ्ट के स्टेटस में रखते हैं। पेंडिंग का भी बता दिया कि जैसे आप पोस्ट लिख के छोड़ दी, उसको कोई दूसरा पर्सन रिव्यू करेगा तो पेंडिंग स्टेटस में उसको डाल सकते हैं। प्राइवेट का मतलब होता है कि जो भी साइट के एडमिन्स वगैरह होंगे उनको वो वहाँ पे दिखाई दी जाएगी, वो अपनी इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ भी अपनी जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे रख सकते हैं। शेड्यूल का मतलब होता है कि हम अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर डेट्स के लिए। जैसे आप शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि मेरे को किस डेट को पोस्ट करनी है। जैसे 28 जनवरी, आप आने वाले टाइम तक इस पोस्ट को पब्लिश शेड्यूल कर सकते हो और पोस्ट जो होगी वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पब्लिश हो जाएगी उस पर्टिकुलर गिवन डेट और टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे टाइम ऐड कर सकते हो, AM PM। ये UTC होता है, ये आपको डिफाइन करना होता है कि आपका जो टाइम जोन होता है वो कौन सा होता है। आखिरी में एक ऑप्शन आता है पब्लिश। जब आप पब्लिश पे क्लिक कर दो तो जो ये पोस्ट है वो अपनी पब्लिश हो जाएगी, अभी तुरंत उसको कोई भी देख सकता है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड का मतलब आता है कि जब भी कोई इस पोस्ट को कोई लिंक से ओपन करेगा तो वो उसको एक पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। जैसे मैं तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ, पहले मैं इस पोस्ट को पब्लिश करता हूँ। पब्लिश में मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये लिंक आ गई, इस लिंक को तुम कॉपी कर सकते हो और मैं इसको इनकॉग्निटिव मोड में दिखा रहा हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिंक को एंटर किया तो मैं इसमें कंप्लीट पोस्ट को देख सकता हूँ। अब जो फीचर्ड इमेज हमने ऐड करी थी वो सबसे टॉप पे दिखाई दे रही, तो फीचर्ड इमेज हमेशा सबसे टॉप पे दिखाई दी जाती है। अब ये अपना लेआउट आ रहा है, ठीक है। अब इस पोस्ट को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको हटा के पोस्ट के अंदर आऊँगा। अब जो स्टेटस का पार्ट है इस पर मैं क्लिक करके पासवर्ड प्रोटेक्टेड पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ 1 2 3 और इसको मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, अब जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसने जस्ट टाइटल दिखा, फ्यूचर इमेज दिखाया है, टाइटल दिखाया और दिस कंटेंट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। जो भी हम पासवर्ड वहाँ पे रखा था वो पासवर्ड हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम वो पासवर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे तो हम जो हमारी कंप्लीट पोस्ट थी वो सारी अपनी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होने लग जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑथर आता है, नीचे तीसरा ऑप्शन आता है स्टिकी। स्टिकी का मतलब होता है कि आपके मान लीजिए 100 पोस्ट है, ये जो स्टिकी का पार्ट होता है ये आपकी 100 पोस्ट है और 100 पोस्ट में से चाहते हो कि हमें इस पोस्ट को सबसे ऊपर दिखाया जाए। जैसे यहाँ पे मैं तुमको दिखाऊँ, जैसे मेरे पास ये काफ़ी पोस्ट है, 22 पेज है। अब 22 पेज में से मैं चाहता हूँ कि इस पोस्ट को मैं सबसे टॉप पे दिखाऊँ यहाँ पे। जैसे कोई एंटर करे ब्लॉग पेज के अंदर तो यहाँ पे दिखाए, तो वो होता है स्टिकी के थ्रू। जब आप इसको चेक कर देते हो तो जितनी भी आपकी पोस्ट होती है उनको छोड़ के ये सबसे टॉप पे दिखाई दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है कि जो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड पोस्ट होती है वो कभी भी स्टिकी नहीं हो सकती। अभी हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखी थी तो सबसे पहले इसको अपडेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्टिकी पे क्लिक करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे ऑथर आता है। ऑथर का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट कौन इसको पब्लिश कर रहा है। जैसे एक वेबसाइट के अंदर आपके पास मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं जो कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, जो कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, जो कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो जितने भी मल्टीपल यूजर रजिस्टर्ड होंगे उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ब्लॉग पोस्ट किसने लिखी है। वो सिंगल पर्सन भी हो सकते हैं, वो मल्टीपल यूजर्स भी हो सकते हैं, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी हो सकता है। ये टेम्पलेट होते हैं, ये कुछ टेम्पलेट होता है जो थीम के अकॉर्डिंग अपने पास आते हैं, और कुछ टेम्पलेट हम अपने खुद के कस्टम टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो आपको ये फ्रंट एंड पे जो लेआउट दिखाई दे रही है इसको चेंज करने का यहाँ पे टेम्पलेट होता है कि आप यहाँ पे साइड बार ऐड कर सकते हो, यहाँ पे टॉप बार, यहाँ पे राइट बार, इस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्कशन का पार्ट आता है। डिस्कशन का मतलब होता है कि जो नीचे फॉर्म होता है यहाँ पे लिव ए रिप्लाई, यदि आपको ये चाहिए तो इसको आपको क्या करना होता है ओपन, यदि आप इसको नहीं जानना चाहते तो इसको क्लोज पे क्लिक करके इसको आप सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे जो नीचे रिप्लाई का जो पार्ट था वो आपका कमेंट सेक्शन का वो हट जाएगा, यानी कोई भी पर्सन अब इस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर आके रिप्लाई नहीं करेगा। रिवीजन का मतलब आता है कि आपने इस पोस्ट के अंदर कितनी बार सेव किया है, कितनी बार चेंज किया। मान लीजिए सबसे पहले हमने टाइटल ऐड किया, ये स्टार्टिंग है। अब इसको मैं थोड़ा बैक करूँ तो ये दिखाता जाएगा कि हमने कौन सी चीज़ हटाई है, कौन सी हमने चीज़ ऐड करी है। फिर ये पूरा दिखा देगा कि ये अपने को नहीं थी तो हमने ये सारी चीज़ें ऐड करी है। अब मान लीजिए आपको ये वाला वर्जन चाहिए तो जस्ट आपको रिस्टोर दिस वर्जन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्जन वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एडिट। अब इसके अंदर एक ऑप्शन आता है मूव टू ट्रैश। मूव टू ट्रैश का मतलब होगा जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो डिलीट, ये जो पोस्ट हमने क्रिएट करी है डिलीट हो जाएगी। अब कैटेगरी का ऑप्शन आता है। यहाँ पे कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट होती है अनकैटेगराइज। कैटेगरी का मतलब होता है कि हम अपनी जो जितनी भी कंटेंट होगा उसको हम कैटेगराइज कर देंगे। अब जैसे मैं तुमको यह वेबसाइट के अंदर दिखाता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए क्विज है, तो मैंने क्विज के अंदर दो कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट करी है। एक है करिए क्विज इन हिंदी, दूसरी करिए क्विज इन इंग्लिश। जैसे हम क्विज इन इंग्लिश पे क्लिक करते हैं, ईमेल मार्केटिंग क्विज पे क्लिक करते हैं, तो ईमेल मार्केटिंग क्विज एक अलग से क्विज होगी और फेसबुक एड्स क्विज एक अलग कैटेगरी होगी। तो यहाँ पे हमने अलग अलग मल्टीपल कैटेगरी को क्रिएट कर दिया। अब ईमेल मार्केटिंग क्विज के अंदर जितने भी ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड टॉपिक होंगे वो सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। जो भी ईमेल मार्केटिंग की क्विज होगी वो सारी यहाँ पे आपको दिखाई दी जाएगी। अब इसी हिसाब से इसके अंदर क्विज के अंदर जैसे क्विज के अंदर क्विज इन इंग्लिश में गए, अब फेसबुक एड्स क्विज है तो इसके अंदर फेसबुक एड्स क्विज के अंदर केवल और केवल फेसबुक एड्स की ही क्विज यहाँ पे दिखाई दी जाएगी। गूगल एड्स के अंदर आपने यहाँ पे गूगल एड्स की क्विज दिखाई दी जाएगी। तो इस हिसाब से हम क्या करें, यहाँ पे हमने जितने भी कंटेंट थे उन सभी कंटेंट को हमने ऑप्टिमाइज कर दिया कि ये पर्टिकुलर कंटेंट इस कैटेगरी में आएगा तो उस कैटेगरी में हमने असाइन कर दिया ताकि यूजर उसको आसानी से फाइंड कर सके और अच्छे से उसको देख सके। तो ये काम आता है कैटेगराइज का। अब कैटेगरी हम क्रिएट कैसे करेंगे वर्डप्रेस के अंदर, तो सिंपल आपको डैशबोर्ड के अंदर आना है, WP एडमिन के अंदर से पोस्ट के अंदर आना है। पोस्ट के अंदर आने के बाद कैटेगरी पे क्लिक करना है। अब यहाँ से अनकैटेगराइज होती है, एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी होती है जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते यहाँ से, बट एक अनोदर वे होता है जिसके थ्रू हम अपनी एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी दूसरी क्रिएट कर सकते हैं और अनकैटेगराइज को डिलीट कर सकते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए आपको कैटेगरी क्रिएट करनी है। कैटेगरी के अंदर दो कैटेगरी आती है, एक होती है पेरेंट कैटेगरी, दूसरी होती है चाइल्ड कैटेगरी, जो हम नॉर्मली क्रिएट करते हैं। पेरेंट कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अब क्विज क्या है, क्विज यहाँ पे एक कैटेगरी है, क्विज इन हिंदी दूसरी कैटेगरी है। तो जो क्विज होगी वो एक पेरेंट कैटेगरी होगी किसकी, क्विज इन हिंदी और क्विज इन इंग्लिश की। और जो क्विज इन हिंदी और जो क्विज इन इंग्लिश दो कैटेगरी है ये होगी चाइल्ड कैटेगरी किसकी, क्विज की। अब क्विज इन हिंदी के अंदर फेसबुक एड्स क्विज, गूगल एड्स, गूगल माई बिजनेस क्विज, लैंडिंग पेज डेवलपमेंट क्विज। तो जो ये है फेसबुक एड्स क्विज ये चाइल्ड कैटेगरी है किसकी, क्विज इन हिंदी की, और क्विज इन हिंदी पेरेंट कैटेगरी है इन तीनों की। ठीक है, तो ये होता है कि पेरेंट और चाइल्ड कैटेगरी क्या होती है। जो पेरेंट होती है जो मेन कैटेगरी होती है उसको हम पेरेंट कैटेगरी कह सकते हैं। चाइल्ड कैटेगरी जो उसके सब कैटेगरी जो हम यूज करते हैं।
ठीक है। अब मान लीजिए कमल जी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होगी, पेरेंट कैटेगरी होगी। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या सीख रहा है वो, गूगल माई बिजनेस सीख रहा है, तो गूगल माई बिजनेस क्या होगी, उसकी चाइल्ड कैटेगरी होगी। ये हम क्रिएट करना सीखेंगे, कैसे हम क्रिएट करते हैं और कैसे उसको साइन करेंगे, वो चीज़ देखते हैं। सर एक चीज पूछना था, पूछेंगे अभी रुके? बताओ। सर वहीं पे जाइए जहाँ क्विज अभी बता रहे थे, उसी जगह पे। सर ये क्विज वाला ऑप्शन है और एक आपका लास्ट में ब्लॉग पेज है, ये सारे पेज ब्लॉग पेज में दिख रहे हैं या क्विज वाली कैटेगरी में दिख रहे हैं? ये क्विज वाली कैटेगरी अलग से, आपने ना क्विज की कैटेगरी हमने ऐड की हुई है। नहीं तो ये तो क्विज वाली कैटेगरी आपने ऐड की है, लेकिन ये ब्लॉग वाले पेज में जब आते हैं, जो लास्ट में आपने एक सेपरेट पेज बनाया ब्लॉग का, हाँ। उसमें भी तो ये होगा ना? ये नहीं है इसमें ना, हमने ऐड नहीं किया, वो हम अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। कैटेगरी का मतलब यही होता है कि आप उसमें पोस्ट को ऐड कर सकते हो, पोस्ट को कहीं पे भी लिंक ऐड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे आओगे ना, ये जो कैटेगरी क्रिएट जी। हो रखी है साइड बार में हमने दिखा रखी है यहाँ पे। अब ये कैटेगरी ब्लॉग Yes, की, sir. फेसबुक एड्स इन क्विज। सो इसमें सारी फेसबुक एड्स की दिखाई दी जाएगी। अब इस लिंक को आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो जहाँ भी आप चाहते हो। अब यूआरएल के अंदर तुम देख सकते हो पेरेंट और कैटेगरी चाइल्ड में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले क्या आ रहा है, डोमेन का नाम आ रहा है, फिर उसके बाद कैटेगरी आ रही है कि कैटेगरी की बात कर रहा है। ये क्विज इन हिंदी क्या होती है, ये होती है पेरेंट कैटेगरी, और फिर उसके बाद ये आ रही है चाइल्ड कैटेगरी। यानी जब हम फेसबुक एड्स क्विज को हटा देंगे तो हमारी पेरेंट कैटेगरी ओपन होगी, क्विज इन हिंदी। अब क्विज इन हिंदी के अंदर जितने भी अपने ब्लॉग पोस्ट होंगे वो सारे यहाँ पे दिखाई दिए जाएंगे। तो ये ऑलरेडी ब्लॉग पेज में ही तो है, ऐड है ना सर? हाँ, ब्लॉग के अंदर ही होती है कैटेगरी वगैरह, वो मेन्यू के अंदर कहीं पे भी आप सेपरेट लिंक उसके ऐड कर सकते हो बस। हेलो हाँ सर, वो जैसे आप पेज बना रहे थे, तो पेज के बाद सर ये क्विज की कैटेगरी कैसे आती है सर, ये एक बार फिर से बता दीजिए। वही बता रहे हैं कैसे हम क्रिएट करेंगे। पोस्ट हमने वहाँ पे क्रिएट कर दी, अब उसके अंदर हम कैटेगरी असाइन करने के देखते हैं। तो कैटेगरी असाइन करने के लिए सिंपल आप कैटेगरी के टर्म में आएंगे, यहाँ पे कैटेगरी पर जैसे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी का नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए आपको सबसे पहले एक डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी ऐड कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी हमने ऐड करी, ये होता है कैटेगरी का नाम कि आप उस कैटेगरी का नाम क्या देना चाहते हो। ये आता है स्लग। स्लग का मतलब होता है जो यहाँ पे टॉप पे जो आपको दिखा रहा है ना, क्विज इन हिंदी आ गया, या फिर ईमेल मार्केटिंग क्विज इन हिंदी आ जाएगा, ये वाला इंग्लिश। तो ये होता है नाम स्लग। इसको आप अपने हिसाब से स्लग को ऐड कर सकते हैं, जो भी आप स्लग रखोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। जी सर। पेरेंट कैटेगरी बाद में क्रिएट करेंगे, इसको भी छोड़ रहे हैं। कैटेगरी का आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि किस चीज़ के लिए कैटेगरी है, इसको छोड़ भी सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी आपको यहाँ पे दिख गई है। ठीक है। जी जी। अब जैसे ये फेसबुक के एड्स वगैरह आ रही हैं सर, ये भी कैटेगरी में आते हैं ना? हाँ, वो सारी कैटेगरी के अंदर आ रही है, उस पर भी छोड़ दो, अभी यहाँ पे देख ले। अब डिजिटल मार्केटिंग हमने ऐड कर दी, व्यू पे हम क्लिक करते हैं तो ये कैटेगरी की यूआरएल ओपन होगी। मतलब डिजिटल मार्केटिंग एक कैटेगरी आ गई, इसके अंदर भी कोई भी पोस्ट हमने असाइन नहीं करी है, तो अभी दिखा रहा है नो पोस्ट वर असाइन, नो पोस्ट टू फॉर्म। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी क्रिएट करी, ये स्लग आता है डिजिटल मार्केटिंग। इस स्लग को आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, एडिट पे क्लिक करके भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आके स्लग्स की यूआर वैल्यू को चेंज कर सकते हो, कैटेगरी का नेम को भी बाद में चेंज कर सकते हो। यदि आपको केवल स्लग और टाइटल चेंज करना है तो क्विक एडिट पे क्लिक करके नेम चेंज कर सकते हो और स्लग चेंज कर सकते हो। ये तो पार्ट होता है सिंगल कैटेगरी का, जो मेन कैटेगरी हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम चाइल्ड कैटेगरी कैसे क्रिएट करेंगे। अब जो डिजिटल मार्केटिंग की जो टर्म होती है उसके अंदर गूगल माई बिजनेस भी आता है, उसके अंदर फेसबुक एड्स भी आता है, सब कुछ आता है। अब गूगल माई बिजनेस को हम चाइल्ड कैटेगरी कैसे क्रिएट करें डिजिटल मार्केटिंग की, वो देखते हैं। सो नेम के अंदर आके यहाँ पे आपको जस्ट गूगल माई बिजनेस टाइप करना है। जैसे आप गूगल माई बिजनेस यहाँ पे टाइप करेंगे, अब स्लग के अंदर भी आपको सेम रखना है। अब आप चाह रहे हो कि गूगल माई बिजनेस वो चाइल्ड कैटेगरी हो किसकी, डिजिटल मार्केटिंग की, तो सिंपल पेरेंट कैटेगरी के अंदर आके यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेना और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना। अब राइट साइड में तुमको दिख रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग टॉप पे, फिर उसके अंदर एक डैश लग के गूगल माई बिजनेस आ गया, समझ गए।
तो पेरेंट कैटेगरी कौन सी होगी? पेरेंट कैटेगरी होगी डिजिटल मार्केटिंग, उसकी चाइल्ड कैटेगरी होगी गूगल माई बिजनेस। यहाँ पे हम तीसरी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज़ द नोट्स, कि गूगल माई बिजनेस के अंदर नोट्स है, वीडियोज है। अब जैसे हम यहाँ पे नोट्स क्रिएट करेंगे, नोट्स हमने क्रिएट किया, स्लग के अंदर भी हमने नोट्स ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमने गूगल माई बिजनेस के अंदर हम ऐड कर रहा है। अब तीन चीज़ यहाँ पे आ रही है। डिजिटल मार्केटिंग एक अपने आप में क्या है, मेन कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं पेरेंट कैटेगरी। और यहाँ पे दूसरी है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस चाइल्ड कैटेगरी है किसकी? डिजिटल मार्केटिंग की, है ना। और नोट्स क्या है? नोट्स चाइल्ड कैटेगरी है किसकी? गूगल माई बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग की। तो हम कह सकते हैं कि नोट्स की जो दो पेरेंट कैटेगरी है वो गूगल माई बिजनेस भी और डिजिटल मार्केटिंग भी है। और नोट्स की जो अबोव पेरेंट कैटेगरी होगी वो होगी गूगल माई बिजनेस, और गूगल माई बिजनेस की जो पेरेंट कैटेगरी है वो कौन सी है? डिजिटल मार्केटिंग। सेम वही होता है, दादा के पीछे उसका दादा, फिर जैसे एक मिडल है, जैसे कोई भी जनरेशन होती है ना, मिडिल जनरेशन, फिर उसके पापा दादा, मतलब एक बच्चा होता है, बच्चे के पापा के उस बच्चे का दादा आएगा जो पापा का पापा रहेगा। तो इसी हिसाब से नोट्स गूगल माई बिजनेस फिर डिजिटल मार्केटिंग, मतलब कि जनरेशन टाइप में इसको हम देखते रहते हो। ठीक है। अब दादा होगा, दादा का पोता क्या लगेगा? वो तो एक चाइल्ड लगेगा, चाइल्ड टाइप में। और उसमें जो पोते के लिए जो दादा या पापा लगेंगे वो एक जो पेरेंट्स या ग्रैंडफादर इस टाइप से लगेंगे। तो वो सेम यहीं पे आता है कि एक जर्नी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं ताकि हम सेपरेट कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे दादा कहते हैं कितने पोते? 3 पोते 4 पोते। तो इस हिसाब से एक कह सकते हैं कि गूगल माई बिजनेस के अंदर ने 5 कैटेगरी डिफाइन कर दी। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है पूछना चाह रहे हो कैटेगरी के अंदर, पेरेंट और चाइल्ड कैटेगरी के अंदर? सर इसमें तो नहीं क्वेश्चन है, लेकिन इससे पिछले में मतलब जो पोस्ट लिख रहे थे तो उसमें एक चीज पूछना था। जो एक्सेप्ट लिखे हैं सर, उसमें जो टाइटल के बाद जो शो होता है वो एक्सेप्ट एज ए डिस्क्रिप्शन जो शो होता है, वही चीज है क्या? हाँ, वो छोटा डिस्क्रिप्शन शो होगा, वो दिखाएंगे अभी आपको ना। इतना समझ में आ गया ना? अच्छा। अभी तक जो डिस्कस किया हमने। अब जी, ये जी, कैटेगरी को हमने क्रिएट कर दी। अब जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर पोस्ट है, ये पर्टिकुलर पोस्ट मैंने लिखी है डिजिटल मार्केटिंग और गूगल माई बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी के अंदर आऊँगा, ये राइट साइड के अंदर। अब ऐड न्यू मैं कैटेगरी पे क्लिक करूँगा। अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, एक मिनट, वो फिर कैटेगरी आ जाएगी। अब जो भी कैटेगरी हमने क्रिएट करी थी वहाँ पे, वो सारी कैटेगरी अपनी यहाँ पे आ रही है, डिजिटल मार्केटिंग, फिर गूगल माई बिजनेस, फिर नोट्स। अब मैं मानता हूँ कि ये मेरी पोस्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ रही है, वो गूगल माई बिजनेस के अंदर आ रही है। तो दोनों को मैं चेक कर लूँगा। चेक करने के बाद यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर दूँगा। अब इससे क्या होगा कि जो मेरी पर्टिकुलर पोस्ट है ये मेरी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर साइन हो चुकी है, गूगल माई बिजनेस के अंदर साइन हो चुकी है। अब इस पोस्ट को जब मैं दोबारा से व्यू पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर पोस्ट है वो अपनी नॉर्मल दिखाई दे रही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बस इसके अंदर ये आ जाएगा कि इस तारीख की मेटा टर्म्स होती है कि कौन से डेट को पब्लिश हुई है, किसने पब्लिश की, ये ऑथर आ रहा है। ऑथर कहाँ से जब हम सेलेक्ट करते हैं, ये वाला ऑथर। ठीक है, डेट कौन सी आ रही है, ये वाली। अब यहाँ पे कैटेगरी आ गई आपकी कि ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आती है, ये पर्टिकुलर पोस्ट गूगल माई बिजनेस के अंदर भी आती है। जब कोई डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करता है तो ये कंटेंट यहाँ पे दिखाया जाता है, मतलब जितने भी पोस्ट अपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर होगी वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगी। अब जो तुम उसकी बात कर रहे हो तो उस कंटेंट की, तो वो कंटेंट यहाँ पे दिखाया जाता है। तो सर यही चीज डिस्क्रिप्शन होता है क्या? हाँ, ये जैसे लेआउट का पार्ट होता है ना, तो उसका डिस्क्रिप्शन होता है जो तुम्हारी कंप्लीट पोस्ट को एक्सप्लेन करता है। गूगल के अंदर अलग से डिस्क्रिप्शन लिखना होता है अपने को, जो गूगल के अंदर ये वो वाला डिस्क्रिप्शन नहीं होता है? ये नहीं होगा, गूगल के अंदर आपको अलग से लिखना पड़ेगा मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ये तो केवल पोस्ट के होता है, जहाँ पे आपको 10 या 15 या 20 पोस्ट आपको दिखानी है उसके लिए यूज किया जाता है। अच्छा, ये मतलब अपने पेज पे ही सिर्फ शो होगा? हाँ, ये गूगल सर्च उस पे नहीं शो होगा? हाँ, ओके सर, ठीक है। आगे योगन के लिए सर ये पोस्ट एक ही पे पोस्ट दोनों कैटेगरी में कैसे आएगा?
दोनों में होगी मतलब या ना तो ये डिजिटल मार्केट, अब जैसे तुम यहाँ पे नहीं पोस्ट दोनों के में ऊपर क्यों गए होगा? या तो ये डिजिटल मार्केटिंग के पोस्ट में आएगा, या तो ये गूगल माई बिजनेस के उसमें आएगा तो कैटेगरी मल्टीपल में। कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं होता। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आ रहा है, अब तुम गूगल माई बिजनेस की कैटेगरी पे देखोगे तो उसके अंदर भी आ रहा है। तुम चाहे मल्टीपल पेरेंट कैटेगरी क्रिएट कर दो, असाइन कर दो, या फिर मल्टीपल चाइल्ड कैटेगरी असाइन कर दो, आप कितने भी कर सकते हो। सर वो तो चाइल्ड कैटेगरी और पेरेंट कैटेगरी समझ में आ रहा है सर। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक पोस्ट या तो पेरेंट कैटेगरी में आएगा या तो चाइल्ड कैटेगरी में आएगा, ये दोनों कैटेगरी में क्यों आएगा किसी वही में पोस्ट, सेम पोस्ट? भाई किसी में रख सकते हो तुम, जो वर्डप्रेस की होती है ना इसके अंदर, वो आप किसी के अंदर भी रख सकते हो, चाहे आप पेरेंट के अंदर रखो चाइल्ड के अंदर। अब होता क्या है, गूगल माई बिजनेस किसके अंदर आता है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अब आप इसको पेरेंट के जी अंदर क्यों रखोगे, क्योंकि किसी को डिजिटल मार्केटिंग ब्राउज कर रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यदि वो इंफॉर्मेशनल रिलेवेंट है तो उसको वो कंटेंट वहाँ पे भी दिख जाए, समझ रहे हो। अब जैसे मैं यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट मैंने ऐड करी है ये वाली, अब किसी को चाहिए कि मैं क्विज इन हिंदी देखना चाहता हूँ, तो क्विज इन हिंदी के अंदर वो जितनी भी क्विज होती है वो सारी वहाँ पे पढ़ लेगा आके, ठीक है, जो भी रहेगा क्विज इन हिंदी या क्विज इन इंग्लिश वो सारी वहाँ पे देख लेगा उसके अंदर हेलो लिखा। हाँ, एक मिनट सर, हटो कैटेगरी सर, कितनी रख सकते हैं सर? एक मिनट हटो। जैसे यहाँ पे ये पार्ट है, ये क्विज इन हिंदी है, यहाँ पे तो केवल चाइल्ड कैटेगरी है, इसके अंदर कितनी भी वो अपनी पोस्ट को पढ़ सकता है जो केवल रिलेट करेगी फेसबुक एड्स को। अब किसी को चाहिए कि मैं केवल हिंदी में क्विज पढ़ना चाहता हूँ, वो चाहिए किसी टॉपिक के हो डिजिटल मार्केटिंग के, तो यहाँ पे वो डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी क्विज होगी वो सारे यहाँ पे देख सकता है। मतलब वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, तुम उसको पेरेंट कैटेगरी के अंदर रखो या ना रखो। यदि तुमको लग रहा है कि पेरेंट कैटेगरी के रिलेवेंट है तो उसको रख सकता है, अदरवाइज उसको छोड़ सकता है। मतलब मेरा पूछना ये था सर कि कोई एक पोस्ट किसी एक कैटेगरी में हो सकता है ना, कि वो सभी कैटेगरी में होगा? भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैं गूगल माई बिजनेस की क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसको मैं गूगल माई बिजनेस यस में भी रख लूँ, या फिर उसके जो उसकी जो मेन कैटेगरी होती है डिजिटल मार्केटिंग उसमें भी रख सकता हूँ। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस किस में उसको रखना चाहता हूँ। ठीक ठीक सर। अब जैसे ऐसा नहीं कह सकते कि हम गूगल माई बिजनेस को आप केवल गूगल माई बिजनेस में ही रखो, समझे। अब जैसे गूगल माई बिजनेस के अंदर मैंने वीडियो रखी है, वीडियोज के अंदर तो वो मैं गूगल माई बिजनेस मेन कैटेगरी के अंदर भी रख सकता हूँ और गूगल माई बिजनेस वीडियोज के अंदर भी रख सकता हूँ। यस सर। जो तुम कह रहे हो संजय मल्टीपल कैटेगरी, हम कितनी भी कैटेगरी को असाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप एक कैटेगरी को असाइन करेंगे, आप मल्टीपल कैटेगरी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सर मतलब कितनी भी 10-15 जितनी भी? हाँ, जितने भी करोगे तुमको जस्ट एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आके जितनी भी कैटेगरी को तुम सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे 2 पेरेंट कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली, एक कर ली डिजिटल मार्केटिंग, दूसरी अनकैटेगराइज, और उसकी चाइल्ड कैटेगरी भी। ऐड न्यू कैटेगरी पे आके आप अपनी मल्टीपल कैटेगरी को और क्रिएट कर सकते हो। ओके सर। ठीक, ऐड न्यू कैटेगरी पे आके जस्ट आपको कैटेगरी का नाम रखना है, जैसे ए रखा ऐड न्यू कैटेगरी, तो कैटेगरी यहाँ पे ऐड होगी, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जितनी भी आपको चाहिए कि आपकी पोस्ट के रिलेटेड यदि वो लग रही है तो तुम उसको कितनी भी क्रिएट करो, कितनी भी ऐड करो। आप चाहिए कि एक ऐड करो या ना करो, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। तो ये काम होता है कैटेगरी का। अब जब तुम यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आओगे, पोस्ट के अंदर कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई दिया जाएगा, तो तुमको यहाँ पे सारी कैटेगरी दिख जाएगी। यहाँ पे काउंट के अंदर तुमको दिख जाएगा कि कितनी पोस्ट उसके अंदर है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कितनी, एक है, गूगल माई बिजनेस के अंदर एक पोस्ट है, तो तुम काउंट भी यहाँ पे देख सकते हो। व्यू पे क्लिक करोगे तो कैटेगरी तुम यहाँ पे व्यू कर सकते हो, जिस कैटेगरी के अंदर जितनी पोस्ट होगी वो यहाँ पे देख सकते हो। डिलीट के थ्रू कैटेगरी को डिलीट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ एक कैटेगरी को, तो डिलीट पे मैंने क्लिक किया, ओके पे मैं क्लिक करता हूँ तो कैटेगरी डिलीट हो जाती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना इतने हद तक कैटेगरी के अंदर तक। उसके बाद ये अनकैटेगराइज्ड नहीं डिलीट हो पाएगा क्या? ये होगा, उसको बताएंगे बाद में। उसके बाद आता है टैग्स का पार्ट। टैग्स का पार्ट कैसे काम करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये होता है जस्ट जो इंस्टाग्राम के अंदर आप हैशटैग वगैरह काफ़ी चीज़ें नहीं लगाते हो, हैशटैग लाइव, हैशटैग 30 हैशटैग लगा सकते हो। इसी हिसाब से आप अपनी पोस्ट के अंदर हैशटैग लगा सकते हो, टैग्स लगा सकते हो कि मेरी पोस्ट किस किस के अंदर लाइक कर रही है। मेरे को टैग्स के अंदर जाना है, यहाँ पे मैं जो टैग्स लिखूँगा, मान ली डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया, और यहाँ पे फिर आपका
GMB लिख दिया। तो जितने भी आप टैग्स लगा सकते हो वो लगा सकते हो। SEO के लिए भी थोड़ा बहुत यूजफुल हो सकता है। SEO के अंदर आप ना तो कोई पेरेंट कैटेगरी को क्रिएट, चाइल्ड कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं। एक ही कैटेगरी, एक ही टैग होगा उसमें, वही मेन टैग होगा। तो इसमें आप मल्टीपल टैग्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे टैग को असाइन कर दिया, इसके अंदर एडिट के अंदर मैं गया, टैग्स यहाँ पे 2 क्रिएट कर दिया। सेव पे मैं क्लिक करके इस पोस्ट को मैं रिफ्रेश करके एक बार दोबारा इस पोस्ट को देखते हैं। अब तुमको यहाँ पे ये सारी कैटेगरी दिख गई जो भी दिखनी है। और किसी के अंदर जैसे यहाँ पे जो नीचे आ रहा है ना DM GMB, तो ये टैग्स आ गए। अब जैसे GMB पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे टैग आ रहा है, तो ये GMB टैग के अंदर कर रहा है। जैसे इंस्टाग्राम पे नहीं होता, किसी भी हम एक हैशटैग पे क्लिक करते हैं तो उसके रिलेटेड जितने भी पोस्ट होती है वो सारी दिखाई दी जाती है। तो इस हिसाब से इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये था एक पोस्ट का ओवरव्यू, कैसे हम पोस्ट क्रिएट करेंगे, कैसे कैटेगरी, कैसे टैग्स और कैसे उसको मैनेज करेंगे। अभी तक हमने एक पोस्ट को ऐड किया है, तो वो पोस्ट अपनी दिखाई देगी ऑल पोस्ट के अंदर। ऑल पोस्ट के अंदर जाएंगे तो पोस्ट अपनी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होने लग जाएगी। अब अपने को दूसरी पोस्ट ऐड करनी है, तो सिंपल अपने को ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने को टाइटल ऐड करना है। वो हम करेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे को दूसरी पोस्ट इसके अंदर ऐड करनी है, ये वाली पोस्ट के टाइटल को सिलेक्ट करना है। टाइटल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये जितना भी कंटेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है पूरे कंटेंट को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मेरा पूरी कंटेंट होता वो ऐड हो चुका है। अब जस्ट मेरे को क्या करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है। इसको मैं हेडिंग चेंज कर सकता हूँ H2 से H3, H3 से H4। अब मेरे को जस्ट फॉर्मेटिंग करके इसको मैं जस्ट पब्लिश पे मैं क्लिक कर दूंगा और ये कंटेंट मेरा पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश करने के बाद भी आप अपनी पोस्ट की यहाँ पे कैटेगरी वगैरह को फिक्स कर सकते हो कि मेरे को इसको डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी के अंदर रखना और सेव पे क्लिक कर देना। अब जैसे इस पोस्ट को आप देखोगे तो यहाँ पे वो दिख रही है, एक कैटेगरी के अंदर केवल एक कैटेगरी के अंदर आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। कोई टैग्स हमने ऐड नहीं करे तो नीचे कोई टैग्स नहीं दिखाएगा। इस टाइप से हम अपने मल्टीपल पोस्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो पूछना चाह रहे हैं? तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके अंदर। सर इस पोस्ट को जो हमने 2 पोस्ट अभी बनाया, पब्लिश किया है, इसको हम किसी ब्लॉग नाम के पेज में मतलब वो कराना चाह रहे हैं, तो ये कैसे होता है? बताएंगे वो सारी चीजें। अभी बस इतने जहाँ तक हमने डिस्कस करी वहां तक बता दो। कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे। जी जी। तो ये था आज अपना लेक्चर जिसका हमने डिस्कस किया है कि बेसिक ओवरव्यू पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सर एक चीज यहाँ पूछ ले। हेलो। हाँ सर जैसे मान लीजिए ये पोस्ट जब भी हमारी वेबसाइट, मान लीजिए हमारी वेबसाइट रन कर रही हो और उसके बाद में हमें कोई नया पोस्ट मतलब उसमें ऐड करना हो, तो क्या एक ही बार में हमें पूरा पोस्ट कंप्लीट करके पब्लिश कर देना चाहिए या एज ए ड्राफ्ट में जैसे अभी आप बता रहे थे उसमें हम रख सकते हैं? ड्राफ्ट में कर सकते हैं मल्टीपल टाइम, कितने भी टाइम। जब तक हम उसमें चेंजेस कर रहे हो तब तक हम ड्राफ्ट में रख सकते हैं? हाँ। अच्छा, उसके बाद में पब्लिश करना हो तो पब्लिश करना दिखे जी। ड्राफ्ट कर लो या प्राइवेट कर लो, कुछ भी कर लो, किसी को ना दिखे। ओके सर। तो उस पे वेबसाइट मतलब चलती हुई वेबसाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वैसे भी तुम कोई भी पोस्ट वगैरह को पब्लिश करते हो तो उसको इंडेक्स होने में भी बहुत टाइम लगता है। जैसे कितना टाइम लगेगा सर? वो तो डिपेंड करता है कितने आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो साइट मैप वगैरह की फ्रीक्वेंसी कितने, क्राउडर्स कितने जल्दी आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रही है, वो सारी चीज़ें के ऊपर होता है। ओके ओके। ठीक है। बस उससे ये होता है थोड़ा, जो आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आ रहे हैं उन पे बैड इंप्रेशन पड़ जाता है। अब कोई जो कंप्लीट पोस्ट नहीं है उसको पब्लिश कर देता है। ठीक है, फिर इस सेशन को हम क्लोज कर रहे हैं आज यहाँ पे। बाकी कल हम इसको दोबारा से यहीं से स्टार्ट कर देंगे। ओके सर, थैंक यू।